यस स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैरियर एकेडमी विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत, अभिनंदन। अपन बात कर रहे हैं लोकतंत्र के बारे में। अध्याय चल रहा है कक्षा 10 का एसएसटी का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है लोकतंत्र। कौन सा है? लोकतंत्र। और उस लोकतंत्र के अंतर्गत हमने लोकतंत्र की क्या विशेषता होती है, लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है, क्या लोकतंत्र की प्रकृति पाई जाती है, उसके बारे में अध्ययन किया। और इसके साथ साथ में हमने लोकतंत्र के गुण क्या होते हैं उनके बारे में अध्ययन किया। तो आज हमारा जो एक बिंदु रहेगा बच्चों, वो है भारत में लोकतंत्र के संचालन की प्रमुख बाधा। हमने पढ़ लिया था अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष, जिसके अंदर एक जनता द्वारा जो चुना हुआ प्रतिनिधि होगा, जनता द्वारा यदि डायरेक्ट शासन करेगा तो वो क्या कहलाएगा? प्रत्यक्ष। और जनता द्वारा प्रतिनिधि होगा वो क्या होगा? अप्रत्यक्ष। तो अपन ये बात कर रहे हैं, एक तो संसद, दो प्रकार की हमने लोकतंत्र के बारे में पढ़ा। कितने प्रकार की? दो प्रकार के लोकतंत्र के बारे में पढ़ा। एक तो था अध्यक्षात्मक। क्या था? अध्यक्षात्मक। एक तो था अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था और दूसरा जो अपना था वो था संसदात्मक। कौन सा था? संसदात्मक। यानी भारत के अंदर जो लोकतंत्र पाया जाता है वो लोकतंत्र है प्यारे छात्रों संसदात्मक। कौन सा है? संसदात्मक। और एक होता है अध्यक्षात्मक। क्या होता है? अध्यक्षात्मक। तो याद रखना, भारत की जो संसद है, जिसके द्वारा देश की जो कानून निर्माण की प्रक्रिया है उसके द्वारा शासन चलाया जाता है। इसलिए भारत की अपन बात करें तो भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र पाया जाएगा? भारत में ये लोकतंत्र जो होगा वो होगा संसदात्मक लोकतंत्र। इसका आप विशेष रूप से क्या रखना? ध्यान रखना। तो आइए अपन चर्चा करते हैं कि मान लो हमारे देश में कौन सी व्यवस्था है? संसदात्मक लोकतंत्र। अब इस संसदात्मक लोकतंत्र के अंदर भारत में लोकतंत्र के संचालन की प्रमुख बाधा कि हमारा जो देश है, इस देश के अंदर अपन लोकतंत्र की बात करें तो इस लोकतंत्र में कौन कौन सी बाधा उत्पन्न हो रही है? बाधा का मतलब आप समझते होंगे, रुकावट। बाधा का मतलब क्या है? रुकावट। कि जब हम इस देश में लोकतंत्र की बात कर रहे हैं तो ऐसी कौन कौन सी समस्या है जिससे हमारा देश का जो लोकतंत्र है वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में लोकतंत्र के संचालन की प्रमुख बाधा क्या है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? नंबर 1 बिंदु बनाकर आपको लिखना है। पहला बिंदु है निरक्षरता। पहला बिंदु क्या है? निरक्षरता। निरक्षरता का मतलब है भारत की जनसंख्या, भारत देश की जनसंख्या अधिकतम, याद रखना, भारत देश की जनसंख्या अधिकतम गांवों में निवास करती है। कहाँ निवास करती है? गांवों में निवास करती है। और भारत में लंबे समय तक अंग्रेजी राज्य का शासन रहा। भारत अंग्रेजों का उपनिवेश बना हुआ था, जिसके कारण लोगों को पर्याप्त रूप से शिक्षा व्यवस्था नहीं हो पाई थी, शिक्षा नहीं थी, लोगों में जागरूकता का अभाव था। इस कारण ये सबसे पहले लोकतंत्र का जो संचालन अपन कर रहे हैं, इस संचालन की सबसे बड़ी विशेषता है, सबसे कमी है, वो है निरक्षरता। जब तक लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, जब तक लोगों में शिक्षा का अभाव रहेगा, तब तक हम इस लोकतंत्र को प्रभावी नहीं मान सकते। तो बाधा में यदि आपको पूछना है, नंबर 1 आपकी है निरक्षरता। और नंबर दूसरा हमारे यहाँ एक फैक्टर है और उस फैक्टर का नाम है जातिवाद। कौन सा फैक्टर? जातिवाद। और ये जातिवाद नाम का फैक्टर है वो भारत में लोकतंत्र के संचालन में सबसे बड़ी रुकावट या बाधा उत्पन्न करता है। क्यों? क्योंकि जिसकी जनसंख्या, जिस जाति की जनसंख्या ज़्यादा होगी, लोग उसी जाति का कोई कैंडिडेट यदि चुनाव में खड़ा होगा वो विजय हो जाएगा। केवल किसके आधार पर? जाति के आधार पर। चाहे उसके अंदर गुण है या चाहे वो गुण नहीं है, चाहे वो दोषी व्यक्ति है, कैसा भी हो, लेकिन वो चुनाव जीत जाता है और अयोग्य शासन प्रणाली से वो शासन करता है। इसलिए योग्यता न होते हुए भी चुनाव जीत जाना, ये है नंबर 2 जातिवाद। क्या है? जातिवाद। तो याद रखना, भारत में जातिवाद सबसे दूसरी बड़ी विशेषता मानी जाती है। और जातिवाद के कारण भी भारत में लोकतंत्र के संचालन की प्रमुख क्या उत्पन्न होती है? बाधा उत्पन्न होती है। अब बिंदु नंबर 3 बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर काम कर रहा है, वो तीसरा है निर्धनता। मान लो क्योंकि अंग्रेजों ने भारत को ऐसे लूट लिया था जिसके कारण लोगों की रोजी रोटी का सुख है संकट है वो उत्पन्न हो गया था। और ऐसे संकट उत्पन्न होने के कारण जब हमारा लोकतंत्र लागू हो गया, लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र, शासन व्यवस्था जब लागू हो गई थी, लेकिन चुनाव होने लग गए थे,
उस चुनाव प्रक्रिया के अंदर कोई व्यक्ति है वो खड़ा, जो धनवान व्यक्ति है वो तो खड़े हो जाते हैं, निर्धन व्यक्ति है उनको वो पद नहीं मिल जाता, वो खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि चुनाव में जो पार्टियां होती बड़ी बड़ी वो पैसे खर्च करती थी। ऐसी स्थिति के अंदर जो नहीं बिना काम के हैं, ऐसे लोग जिनको शासन चलाना नहीं आता है लेकिन पैसों के बल पर वो काम कर लेते हैं, वही तो एक निर्धनता। तीसरा जो हमारा फैक्टर है निर्धनता, मतलब गरीबी नाम का जो फैक्टर है, वो गरीबी नाम का फैक्टर भी भारत के अंदर लोकतंत्र के संचालन में सबसे बड़ी बाधा बनकर उभर कर सामने आया है। तो ये तो था भारत में लोकतंत्र की क्या बाधा है, क्या समस्या है। जो नेक्स्ट बिंदु हमारा है लोकतंत्र के दोष। हमने पहले लोकतंत्र के गुण के बारे में पढ़ा था कि लोकतंत्र जब स्थापित, देखो पहले विश्व के अंदर मैंने आपको बताया था, विश्व के अंदर कई जगह पर दो प्रकार की व्यवस्था थी। एक तो थी आपकी राजतंत्र, क्या थी? राजतंत्र। और दूसरा अपन जो नाम सुन रहे हैं वो है लोकतंत्र। क्या है? लोकतंत्र। राजतंत्र का मतलब आप जानते होंगे, राजा द्वारा चलाए जाने वाली शासन व्यवस्था, जिसमें राजा शासन बना, उसके उत्पन्न होने वाला बेटा शासन बना, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। लेकिन कई देशों ने क्रांतियां की, आंदोलन किया और उस राजतंत्र नामक शासन को समाप्त करके कौन सी व्यवस्था स्थापित की? लोकतंत्र की व्यवस्था स्थापित की। तो उस लोकतंत्र के हमने कल गुणों के बारे में अध्ययन किया था, आज हम उनके दोष के बारे में अध्ययन करेंगे। लोकतंत्र में भी क्या दोष होते हैं? बिल्कुल जी हाँ होते हैं। क्या होते हैं? तो लोकतंत्र के दोष, सबसे पहला दोष है नंबर 1, लोकतंत्र की व्यक्ति संबंधी धारणा भ्रमपूर्ण है। लोकतंत्र की व्यक्ति संबंधी धारणा, क्योंकि मनुष्य का जो विचार है, मनुष्य वो मौलिक विचारों का आदान प्रदान करता रहता है। मनुष्य की जो उसके दिमाग में विचार उत्पन्न होते हैं वो मूर्त और अमूर्त विचार उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वो अपनी व्यक्तिगत जो श्रेणी की जो सोच होती है उस पर कार्य करता है। इसलिए क्या कहा? पहला बिंदु कहा कि लोकतंत्र की व्यक्ति संबंधी धारणा भ्रमपूर्ण है। यानी कोई एक व्यक्ति, अपन को ये लगेगा कि इसके पास पैसे हैं, रुपए हैं और वही व्यक्ति शासन कर सकता है, चाहे लोकतंत्र है, अपन नहीं कर सकते। एक ऐसी साइकोलॉजी हमारे दिमाग में सेट हो जाती है, ऐसी बात हमारे दिमाग में बैठ जाती है कि जो पैसे वाला व्यक्ति होगा, जिसके पास पावर होगा, वही लोकतंत्र में भी शासन करेगा। तो क्या हो गया? पहला बिंदु हमारे ये हो गया कि लोकतंत्र की व्यक्ति संबंधी धारणा भ्रमपूर्ण है। क्वेश्चन बने कि लोकतंत्र के दोषों का विवेचन कीजिए, तो आपको पहला बिंदु लिखना है, लोकतंत्र की व्यक्ति संबंधी धारणा क्या है? भ्रमपूर्ण है। नंबर दूसरा क्या है? बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता। अब लोकतंत्र में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो जिसके पास बुद्धि है वो आप जानते हो, वो कुशल व्यक्ति होगा, वो अच्छा व्यक्ति होगा, शासन प्रशासन अच्छे ढंग से चलाएगा। लेकिन यहाँ क्या है कि हालांकि है तो लोकतंत्र, लोगों द्वारा चुनी हुई शासन व्यवस्था हमारे देश में चल रही है, लेकिन यहाँ बुद्धिजीवी जो लोग हैं वो बुद्धिजीवी लोग उस शासन की व्यवस्था में हिस्सेदारी नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि जो ये जरूरी नहीं कि बुद्धिजीवी लोग होगा उनके पास में पीछे जाति का सपोर्ट होगा या उनके पास पैसों के सपोर्ट होगा, तो ये नहीं हो सकता। इसलिए बुद्धिजीवी लोग हैं वो केवल इस राजनीतिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, और जब तक बुद्धिजीवी लोगों का राजनीतिक प्रक्रिया में भाग नहीं लिया जाएगा तब तक लोकतंत्र है वो शुद्ध नहीं होगा। उसको अपन क्या मानेंगे? उसके दोष मानेंगे। तो नंबर दूसरा बिंदु क्या है? जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं उन लोगों की क्या? उदासीनता का मतलब होता है निष्क्रिय भूमिका, अपन कह सकते हैं शासन में किसी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहती। नेक्स्ट हमारा बिंदु रहेगा शैक्षणिक महत्व का दावा भ्रमपूर्ण। जो हमारे पढ़ाई लिखाई का जो महत्व है, शिक्षा का महत्व है, दावा करने वाले लोग कैसे? जब लोग चुनाव में प्रचार के लिए आते हैं तब ये कहते हैं कॉलेजें खोल देंगे, स्कूलें खोल देंगे, ये व्यवस्था कर लेंगे, वो व्यवस्था कर लेंगे। इस प्रकार की किसी भी व्यवस्था को अंजाम नहीं दिया जाता। इस कारण तीसरा बिंदु हमारा है लोग शैक्षणिक महत्व का दावा है वो क्या है? भ्रमपूर्ण है, एक समस्या पैदा करने वाला है। नेक्स्ट बिंदु है लोकतांत्रिक स्वतंत्रता व समानता पर भ्रमपूर्ण है। लोकतांत्रिक स्वतंत्रता, कुछ लोग तो ये मान रहे हैं कि हमारी जो लोगों की स्वतंत्रता है, समानता है, यानी एक दूसरे, क्योंकि जब संविधान लागू हो गया था तो हमारे देश की ये व्यवस्था थी कि सबको, लोगों को एक तरह की, सबको समानता की भावना रखनी चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए और लोगों की दृष्टि से वो स्वतंत्र होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आज भी हम तो स्वतंत्र नहीं है इस लोकतांत्रिक देश में भी, तो भी ये भी एक लोकतंत्र का क्या है? दोष है। बिंदु नंबर 5 ये कह रहा है कि राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक दल, यानी जब हमारा संविधान लागू हो गया था तो चुनाव, एक राजनीतिक दल बनी, पार्टियां बनी,
उस राजनीतिक दलों के अंदर, अब राजनीतिक दल क्या करते हैं कि वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसी प्रकार के जनता को प्रलोभन देकर चुनाव तो जीत जाते हैं, लेकिन वास्तविक धरातल पर वो खरा नहीं उतरते हैं, अच्छा काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए एक बिंदु बन गया राजनीतिक दलों का क्या हो गया, दुष् मतलब बुरा, इस राजनीतिक दलों का क्या बन गया है, बुरा प्रभाव। बिंदु नंबर 6, अनु उत्तरदायित्व दलों का दुष्प्रभाव। ऐसे कुछ ऐसे दल होते हैं जिनकी किसी प्रकार का कोई दायित्व नहीं है, शासन में आने के लिए किसी प्रकार के लोभ लालच ये किन प्रकार से वो शासन व्यवस्था में आ जाते हैं, लेकिन उस शासन व्यवस्था में आने के बाद लोगों के प्रति रुझान, समाज के प्रति, देश के प्रति, शासन व्यवस्था के प्रति अच्छा प्रभाव होना चाहिए, लेकिन वो प्रभाव नहीं है। तो इसलिए अपन कह सकते हैं अनु उत्तरदायित्व दलों का क्या है, दुष्प्रभाव है। बिंदु नंबर 7 ये कह रहा है कि सार्वजनिक धन व समय का अपव्यय। ऐसे दमदार लोग जिनके पास सत्ता है, जिनके पास पावर है, पैसे वाले लोग हैं, वो जनता का पैसा, जनता का जो धन होगा उस धन का क्या करते हैं, सार्वजनिक धन व समय का भी क्या कर लेते हैं, ये लोग अपव्यय कर लेते हैं। इसलिए वो पैसा जनता का है, जनता के लिए खर्च नहीं करते हैं। ये भी एक लोकतंत्र का क्या माना गया है, दोष माना गया। और सबसे बड़ा दोष है उदासीन मतदाता। आपने देखा होगा जब हमारे चुनाव होते हैं, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे हमारे पंचायती राज के अंतर्गत जो चुनाव होते हैं, उन चुनावों के अंदर आपने देखा होगा कितनी होती है, 60% वोटिंग हुई, 70% वोटिंग हुई, 65% वोटिंग हुई। क्या 100 वोटिंग नहीं हो सकती? तो मतदाता है, क्योंकि ये कारण है, क्योंकि वो निर्धन हो सकते हैं, निरक्षरता हो सकती है, उनके अंदर ऐसी चुनाव वोटिंग के प्रति उदासीनता की भावना हो सकती है, बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। तो इसलिए कहा कि चुनाव प्रक्रिया जो हमारी है उसमें जो मतदाता का मतलब मत देने वाले जो लोग हैं वो उदासीन रहते हैं, वो सही ढंग से वोटिंग नहीं करते हैं। और सही ढंग से यदि वोटिंग नहीं होती, जब तक 100% वोटिंग नहीं होती है, सारे मतदाता अपने मत का प्रयोग ईमानदारी से नहीं करेंगे, तब तक इस लोकतंत्र के दोष को दूर नहीं किया जा सकता। तो सबसे बड़ा आपको ध्यान रखना है, जो मत देने वाले लोग हैं, मतदाता, उनको अपने वोट का प्रयोग पूर्ण निष्पक्षता के साथ करना चाहिए। नेक्स्ट बिंदु है संकट काल की दृष्टि से कमजोर शासन व्यवस्था। कैसे? मान लो कोई युद्ध की स्थिति बन गई, संकट काल का मतलब है युद्ध। मान लो देश में कोई युद्ध की स्थिति बन गई, कोई सशस्त्र विद्रोह हो गया, या देश के अंदर अर्थव्यवस्था में कोई किसी प्रकार का समस्या उत्पन्न होगी, तो ऐसी दशा में क्या करो? क्योंकि हमारी जो शासन व्यवस्था है वो किसी एक व्यक्ति विशेष के तो हाथ में है नहीं, पूरी जो शासन केंद्रीय है वो विकेंद्रीय व्यवस्था है, बिखरी हुई व्यवस्था है, जिसके कारण निर्णय कोई अकेला व्यक्ति है वो पूर्ण रूप से तुरंत प्रभाव से निर्णय नहीं ले सकता। और तुरंत प्रभाव से जब निर्णय नहीं लिया जाएगा, निर्णय में देरी हो जाती है, तो कई बार देश के अंदर समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो ये भी एक लोकतांत्रिक के अंदर क्या मानी गई है, एक दोष माना गया। इसलिए नेतृत्व क्षमता बड़ी तेज होनी चाहिए। मान लो अपन को कोई भी निर्णय लेना है, किसी भी कार्य को अच्छे से अंजाम देना है, तो हमारे अंदर नेतृत्व क्षमता है वो मजबूत होगी, वो देश उतना ही मजबूत माना जाएगा। तो ये भी एक लोकतंत्र की दोष है। बिंदु नंबर 10, लोकतंत्र विश्व शांति का समर्थक नहीं है। कुछ विद्वान ऐसे कहते हैं कि ये जो लोगों का तंत्र है ये विश्व शांति नहीं चाहता है, कि वो है तो नाम मात्र का लोकतंत्र, लेकिन वास्तव में ये लोकतंत्र नहीं है, ये लोगों को शासन व्यवस्था को सही ढंग से नहीं चला सकता। कहने का मतलब है कि ये अपने स्वार्थ के सिद्ध करने के लिए कार्य करता है, न कि विश्व के कल्याण की बात करता है। इस चीज़ का भी आपको विशेष रूप से क्या रखना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट बिंदु हमारा है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है। मान लो एग्जाम में पूछ लिया जाए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो लोकतंत्र है वो क्या है, डेमोक्रेसी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो व्हाट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्वेश्चन पूछा जाए तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है। तो आप विशेष रूप से यहाँ ध्यान देना, क्या देना, प्रत्यक्ष का मतलब सीधा, प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, सीधा, डायरेक्ट, यानी जहाँ जनता द्वारा किसी जगह पर जनता द्वारा सीधी जो शासन व्यवस्था चलाई जाती है, डायरेक्ट शासन व्यवस्था चलाई जाती है, तो वहाँ तो क्या होगा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और अप्रत्यक्ष का मतलब है जहाँ हालांकि ये शासन व्यवस्था जनता की होगी, तो जहाँ जनता द्वारा, क्या कह सकता हूँ मैं, जहाँ जनता द्वारा अपने प्रतिनिधि, ध्यान रखना, अपने प्रतिनिधि, जहाँ जनता द्वारा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से, जहां जनता द्वारा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से
राज्य की जो शासन व्यवस्था चलाई जाएगी वो होगा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब देखो प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ काम करेगा, यानी कोई ऐसे देश, बहुत छोटे छोटे देश होंगे, मैं कह सकता हूँ बहुत छोटे छोटे देशों के अंदर, बहुत छोटे छोटे देशों के अंदर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई। क्यों? क्योंकि वहाँ पर देश की जहाँ जनसंख्या, छोटा देश का मतलब है उस देश की जनसंख्या है वो बहुत कम होगी, और जनसंख्या कम होने के कारण जनता द्वारा उस देश में प्रत्यक्ष रूप से शासन चलाया जा सकता है। तो जहाँ जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासन व्यवस्था पर चलाई जाएगी वो तो आपका होगा प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और जहाँ जनता द्वारा खुद नहीं, जनता के प्रतिनिधि द्वारा, जैसे भारत में है वो है तो जनता का शासन, लेकिन जनता के प्रतिनिधि द्वारा चलाया जाने वाला शासन है, इसलिए भारत की जो शासन व्यवस्था है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। उस जैसे भारत की अपन बात करें तो भारत के अंदर जनता जिस प्रतिनिधि को चुनती है वो प्रतिनिधि सरकार में जाते हैं, और वही प्रतिनिधि देश की कानून व्यवस्था और देश की नीति निर्माण का कार्य करते हैं। और इस प्रत्यक्ष में क्या होता है, डायरेक्ट जनता करती है। मान लो जनसंख्या कम होगी तो एक गाँव के लोग हैं, वो मिल करके हमारे गाँव में क्या योजना बनानी है, शहर में क्या योजना बनानी है, और वो आगे प्रस्ताव भेजते हैं, उस गाँव की योजना बनती है, वो होता है आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब नेक्स्ट बिंदु की अपन बात करेंगे, यदि एग्जाम में क्वेश्चन पड़ जाए कि लोकतंत्र की विशेषता क्या है, लोकतंत्र की विशेषता क्या है, तो सबसे पहले लोकतंत्र की विशेषता ये मानी जाती है कि लोकतंत्र कहते किसे हैं, गुण के बारे में हमने पढ़ लिया। मान लो विशेषता पूछ ली जाए कि लोकतंत्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, तो आपको बिंदु बनाकर अच्छे से इसका वर्णन करना है। पहला बिंदु है जनता का शासन। किसका शासन है ये? जनता। लोकतंत्र का मतलब है लोक मतलब लोगों का, तंत्र मतलब शासन, लोगों के द्वारा चलाए जाने वाली जो शासन व्यवस्था होती है वो लोकतंत्र है। तो नंबर 1 क्या हो गया? जनता का शासन। यानी ये शासन है वो केवल किसका है? जनता का है, और जनता ही शासन व्यवस्था को आगे चलाती है, कार्य करती है, योजना बनाती है, नीति निर्माण करती है। नंबर 1 बिंदु आपको याद रखना है, जनता का शासन। नंबर 2 है जनता द्वारा निर्मित शासन। ये किसके द्वारा बनाया गया है? कोई भगवान ने बनाया नहीं है, ये केवल और केवल कोई राजा ने नहीं बनाया है, कोई शक्तिशाली व्यक्ति ने नहीं बनाया है, कोई धनवान व्यक्ति ने नहीं बनाया है, केवल पढ़े लिखे व्यक्ति ने नहीं बनाया, ये बनाया जनता द्वारा निर्मित शासन। ये भारत की या अन्य देश की जो जनता, जहाँ लोकतंत्र है वहाँ की बात कर रहा हूँ कि उस लोगों द्वारा ही इसको बनाया गया है। देश में जो ये प्रणाली चल रही है, देश में जो ये शासन व्यवस्था चल रही है, इस शासन व्यवस्था को केवल और बनाने का काम किसका है? जनता द्वारा इसको निर्मित किया गया है। किसके द्वारा निर्मित किया गया है? जनता द्वारा। नंबर 3 है लोकतंत्र शासन एक साधन है। लोकतंत्र शासन एकमात्र क्या है? साधन है, साध्य नहीं है। केवल व्यक्तिगत हितों, साध्य का मतलब होता है जो किसी के एक व्यक्ति की जो कोई भी समस्या होती है, डिमांड होती है, उसकी पूर्ति करता है, उसको बोलते हैं साध्य। तो ये साध्य नहीं है। लोकतंत्र एक प्रकार का क्या है? साधन है, जिसके द्वारा हमारे देश की शासन प्रणाली को चलाया जा सके। तो बिंदु नंबर 3 आपको याद रखना है, लोकतंत्र शासन एक क्या है? केवल क्या है? साध्य है। बिंदु नंबर 4 ये है जनता के प्रति उत्तरदायित्व शासन। लोकतंत्र का मतलब ये होगा कि ऐसा शासन जो जनता के प्रति उत्तरदायी का मतलब जिम्मेवार हो, यानी जनता का ही शासन है, जनता के लिए बनाया है, और जैसे जनता चाहेगी वैसा ही शासन होना चाहिए। तो इसको केवल आपको क्या उत्तरदायित्व रहना पड़ेगा? जनता के प्रति उसको उत्तरदायी रखना पड़ेगा। यदि शासन ने जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं बन गया और जिसकी सरकार बन गई 5 साल में जनता उसको वापस सबक सिखा सकती है। इसलिए ध्यान रखना कि ये जो शासन व्यवस्था है वो जनता के प्रति क्या होनी चाहिए? वफादार होनी चाहिए, उत्तरदायी होनी चाहिए, जनता की जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए, जनता के हितों का ध्यान रखना इसकी परम जिम्मेदारी है। बिंदु नंबर 5 लोकतंत्र विकासशील शासन है। लोकतंत्र ही एक ऐसा शासन है जहां हमेशा विकास की पटरी, विकास की जो रफ्तार है वो आगे बढ़ती रहती है। तो समझ में आ गया होगा लोकतंत्र की क्या विशेषता कहती है, क्या विशेषता होने के कारण इसको लोकतंत्र कहा जाता है। तो इसी के साथ मैं कह सकता हूं कि आपका जो चैप्टर नंबर हमने शुरू किया था लोकतंत्र, वो यह आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट और वीडियो के साथ में हम हाजिर होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।